मेरा नाम अमित चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं बीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं वो एक फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको सारे सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिएगा इस पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, ये 2 स्लाइड देखिए। आपको क्या लगता है ये 2 पन्ने में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कुछ को 15 मिनट भी लगेगा पढ़ के समझने में। और अगर इस पर 5 क्वेश्चन दे दूंगा तो 5 क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट। तो टोटल टाइम आपको लग रहा है टोटल 20-25 मिनट का टाइम। पीटी सेक्शंस में ही अगर 20 मिनट का टाइम मिलेगा तो आप सिर्फ इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बनाने में 20-25 मिनट तो नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दे इस वीडियो को, लाइक करें, कुछ कमेंट करें। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि 6 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर ही आप इस 2 पेजेस के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, और फिर हमने इस पैसेज को रिपीट कर दिया है, और तीसरा, चौथा, और फिर एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है 5वां। आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दे देंगे और 5 में से कम 3 या 4 नंबर तो ले ही आओगे 5 मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट का। सेंटेंस अरेंजमेंट को बनाने में मुश्किल होती है, कैसे अरेंज करें सर, कैसे एक्यूरेसी को मेंटेन करें, कैसे हम कंफर्म हो कि ये सही है। तो घबराना मत, इसके लिए भी हम तुमको एक तरीका बताने वाले हैं। और जो अगला सेक्शन है वो स्पॉट द एरर्स का सेक्शन है। इसमें तुमको गलतियां ढूंढनी है। हम तुमको इस सेंटेंस अरेंजमेंट का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि इसको बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट की तरह बना लोगे, कोडिंग से बना लोगे। इंग्लिश बिना समझे, बिना इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किए इसको तुम पूरा समझ जाओगे। और जो नेक्स्ट है वो स्पॉट द एरर्स है। इसमें आपको गलतियां ढूंढनी है। इसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे ग्रामर के गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। और जो अगला सेक्शन है वो अगला सेक्शन डबल फिलर का है, यानी कि तुमको 2 ऑप्शंस हैं। ये पूरा बैंकिंग पैटर्न और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस है जो तुमको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और फिर ये क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट का ये सारा क्वेश्चन है जो हमें बनाना है। तो दोस्तों अगर मेरे साथ बने रहे, इस पूरे वीडियो को तुमने देखा और शेयर किया, तो यकीन मानो आज कुछ तुम ऐसा सीख कर जाने वाले हो कि तुम जिस भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हो वो तुम्हें 1 या 2 नंबर तो दिला ही देगा। तो दोस्तों आओ हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम थोड़ा लास्ट में पिकअप करेंगे और उसके पहले हम लोग बाकी सेक्शंस बनाते हैं। जैसे हम लोग पहले शुरू करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट से। तो दोस्तों सेंटेंस अरेंजमेंट को बनाने का आज मैं एक बहुत ही फैबुलस तरीका बताने वाला हूं। सीट की पेटी अब बांध लो, मेरे साथ बने रहो, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करो, हमें इंकरेज करो, और उससे भी ज्यादा कमेंट कर दो यार कुछ वीडियो के नीचे। और मैं बोलता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन एनालिसिस करता हूं तो तुम कमेंट में किसी भी किताब से, किसी भी एग्जाम का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो, लेकिन कमेंट में डालो। मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज मत करो, कमेंट में डालो, मैं सबका जवाब दूंगा कमेंट में। और अगर नंबर डालोगे जरूरी होगा मैं फोन करके समझा दूंगा, या हमसे कांटेक्ट कर लेना। सेंटेंस अरेंजमेंट, ये आप मुझे देख रहे हैं, ये जो ABCDF को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है उसमें आपको पहला लाइन खोजना पड़ता है, फर्स्ट सेंटेंस खोजना होता है। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस अगर मिलना मुश्किल हो तो ये खोज लो कि कौन कौन पहला नहीं हो सकता है। जैसे क्या ए पहला हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका हम फैसला करते हैं। अ लीगल फ्रेमवर्क इज दस। अब इसमें दस आ रहा है, दस मतलब होता है इसलिए, और अगर किसी लाइन में इसलिए आ जाएगा तो पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ 1 लिखकर इसको काट देता हूं, मतलब ये पहला नहीं हो सकता है। अब जो लोग नए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि 10 है तो पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 का मतलब इसलिए होता है। और अगर किसी लाइन में इसलिए आ रहा हो, मतलब देयरफॉर आ रहा हो या हेंस आ रहा हो, तो पहला लाइन नहीं होता है, क्योंकि पहले लाइन में आप कंक्लूजन नहीं कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि अगर 10 आ रहा है तो लास्ट लाइन होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, लास्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो पहला नहीं होगा, ये जनरली कंफर्म होता है। क्या बी पहला हो सकता है? The increasing preference for commercial energy has led to a sharp increase in the demand for electricity and fossil fuel. जो कमर्शियल एनर्जी का जो प्रेफरेंस बढ़ता जा रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। ये पहला लाइन बिल्कुल हो सकता है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लाइन है।
और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जो किसी और लाइन से कनेक्टेड है। शुरुआती लाइन हो सकता है कि जो कमर्शियल एनर्जी यानी व्यावसायिक ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ प्रेफरेंस है उसके कारण बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल का डिमांड बढ़ा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कमी है, ये पहला लाइन बिल्कुल है। सी को देखते हैं, क्या ये पहला लाइन हो सकता है? देयर इज स्टिल अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रिपेयरिंग सच डैमेज। गौर कीजिएगा दोस्तों, इसमें एक शब्द आ रहा है सच डैमेज। सच डैमेज का मतलब होता है ऐसा नुकसान। तो जब भी ऐसा शब्द आता है तो समझ लेना वो पहला लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तुम बोलोगे ऐसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा तो उसके पहले तुम्हें उस लड़के के बारे में बताना होगा। अगर तुम बोलोगे ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी तो तुम्हें उसके पहले बताना पड़ेगा कि वो मूवी कौन सी है। तो अगर ऐसा डैमेज बोल रहे हो, क्योंकि सच मतलब होता है ऐसा, तो अगर ऐसा डैमेज बोल रहे हो तो इसके पहले कोई ना कोई लाइन जरूर आई होगी जिसमें इस डैमेज के बारे में बोला गया हो। तुम बोलोगे कि 5 साल पहले पटना में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, ऐसा डैमेज मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा बोलने के पहले तुमको उस बाढ़ के बारे में, उस डैमेज के बारे में बोलना पड़ेगा। इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट का नहीं हो सकता है। अब बी को देखो, दिस फ्रेमवर्क इज नथिंग बट। अब दिस फ्रेमवर्क को यहां गौर करो, दिस का मतलब होता है यह। तो अगर तुम कहीं भी बोल रहे हो कि यह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है तो तुमको उसके पहले बताना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन। इसलिए किसी भी लाइन में अगर ऐसा डैमेज, सच डैमेज या दिस फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क आ जाए, यह फ्रेमवर्क आ जाए, तो सेंटेंस अरेंजमेंट का पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको फर्स्ट लिखकर बगल में काट देते हैं। ई को देखो, दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यहां पे दिस आ रहा है। अगर किसी भी लाइन में फॉसिल फ्यूल दिस आ रहा है, ये यूज, जिसका मतलब इसके पहले फॉसिल फ्यूल का कुछ यूज के बारे में दिया गया होगा, तभी पहले हम बोलेंगे कि मैं कोक को टॉयलेट साफ करने के लिए यूज करता हूं, और तब दूसरे लाइन में बोलूंगा कि ऐसा यूज मैंने इंटरनेट पे देखा था। तो ऐसा यूज, तो ऐसा तो बाद में ना आएगा, इसलिए ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं। एफ बोलता है दीज एडॉप्टेड मेजर्स, ऐसे अपनाए हुए उपाय। यहां पे दीज यानी ऐसे आ रहा है, तो अगर ऐसा मेजर, ऐसा उपाय आ रहा है तो इसका मतलब इसके पहले उपाय की चर्चा जरूर आई होगी। इसलिए ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब तुम क्लियरली देख रहे हो कि ए पहला नहीं है, सी पहला नहीं है, डी पहला नहीं है, ए पहला नहीं हो सकता है, सी पहला नहीं हो सकता है, डी पहला नहीं हो सकता है, ई पहला नहीं हो सकता है, एफ पहला नहीं हो सकता। तो जो पहला बचा वो बी बचा। क्लियर? तो तुमको पता चल चुका है कि पहला कौन है। परफेक्ट। आओ, अब अगर तुमको पता चल गया है कि पहला बी है तो अब तुमको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा लाइन मत खोजो, तीसरा लाइन मत खोजो, या लास्ट लाइन भी मत खोजो, क्योंकि लास्ट लाइन खोजने के चक्कर में जाओगे तो दर्ज को देखोगे और बोलोगे यही लास्ट है, जो गलती हो जाएगी। पहला लाइन मिल गया है ना, अब पेयर बनाओ। अब पेयर बनाने के जहां भी दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच, ये सब वर्ड आए, उसके बगल में जो नाउन आ रहा है उस पर ध्यान दो। जैसे यहां पर सच डैमेज, ऐसा डैमेज आ रहा है तो डैमेज पे ध्यान दो। यहां पर दिस फ्रेमवर्क यानी ऐसा फ्रेमवर्क आ रहा है तो फ्रेमवर्क पे ध्यान दो। यहां दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ रहा है तो फॉसिल फ्यूल्स पे ध्यान दो। यहां दीज एडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है तो एडॉप्टेड मेजर्स पे ध्यान दो। अब तुम क्या करोगे, जब भी किसी लाइन में आएगा कि ऐसी मूवी मैंने पहले नहीं देखी, ऐसा डैमेज मैंने पहला नहीं देखा, तो उसके पहले एक लाइन जरूर आएगा जिसमें डैमेज के बारे में कुछ बोला गया हो। तो अगर इसमें डैमेज दिया जा रहा है, ऐसा डैमेज, तो इसके पहले एक और लाइन जरूर आ रहा होगा जिसमें कि द डैमेज या अ डैमेज या कुछ डैमेज, ग्रेट डैमेज बोला गया होगा। तो खोजो क्या कोई और लाइन में सी को छोड़कर डैमेज आ रहा है। अगर तुम गौर करोगे तो इस जगह पर इन्वायरमेंटल डैमेज तुमको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां भी डैमेज है, सच डैमेज है, और यहां इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी इन दोनों लाइन का कनेक्शन बन गया। अब पहले कौन आएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज की ऐसा डैमेज? तो ऑब्वियसली पहले तुम बोलोगे पर्यावरण का डैमेज, और तब बोलोगे ऐसा डैमेज मैंने नहीं देखा। तो ऐसा वाला लाइन, दिस वाला लाइन, दैट वाला लाइन, दीज वाला लाइन, दोज वाला लाइन, सच वाला लाइन, सेम वाला लाइन हमेशा बाद में आता है। तो पहले आएगा इन्वायरमेंटल डैमेज और तब आएगा सच डैमेज। ऐसा पहले आएगा पर्यावरण का डैमेज हुआ तब बोलिएगा ऐसा डैमेज मैंने नहीं देखा। इस पर एक टिक लगाओ, इस पे 2 टिक लगाओ, इसके बाद वो, और जैसे ही तुमने ये किया इसका काम खत्म हो गया, ये पेयर का काम खत्म। अब इस पे फोकस करो, दिस फ्रेमवर्क। अब अगर इसमें दे रहा है यह फ्रेमवर्क तो कोई एक और लाइन जरूर होगा डी को छोड़कर जिसमें फ्रेमवर्क आ रहा होगा। ए को देखोगे तो इसमें आ रहा है अलीगल फ्रेमवर्क।
तो अब दोनों को कंपेयर करो, आ लीगल फ्रेमवर्क और दिस फ्रेमवर्क, इन दोनों में कॉमन वर्ड है, इनका पेयर बन गया। अब पहले कौन आएगा, आ लीगल फ्रेमवर्क आएगा कि दिस फ्रेमवर्क आएगा? एक कानूनी ढांचा कि यह ढांचा? तो यह ढांचा तो बाद में आएगा। पहले बोलेंगे सरकार ने कानूनी ढांचा बनाया, फिर हम बोलेंगे यह ढांचा अब राजद्रोह को खत्म करता है, लेकिन देशद्रोह अभी भी बरकरार है, जो अभी नया बिल पार्लियामेंट में लाया गया। तो भाई पहले आएगा अलीगल फ्रेमवर्क, उसके बाद आएगा दिस फ्रेमवर्क। तो इस पर एक स्टार बना लो और इस पर 2 स्टार बना लो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक टिक और 2 टिक का मतलब हुआ कि ये ई पहले आएगा, सी बाद में आएगा, क्योंकि ई में इन्वायरमेंटल डैमेज है और सी में सच डैमेज है, इसलिए इसके बाद ये आएगा। फिर इसमें हमने 1 स्टार बनाया, इसमें 2 स्टार बनाया। ऐसा क्यों किया? इसका मतलब ये अलीगल फ्रेमवर्क पहले आएगा, दिस फ्रेमवर्क बाद में आएगा। परफेक्ट, इसका भी काम हो चुका है। अब गौर करो, दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर इसमें दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आ रहा है तो किसी और लाइन में फॉसिल फ्यूल जरूर आ रहा होगा, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर फॉसिल फ्यूल आ रहा है। इसका मतलब इसका और इसका पेयर बन गया। पहले कौन आएगा, दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल कि फॉसिल फ्यूल? पहले आएगा फॉसिल फ्यूल और तब दिस आएगा। दिस वाला हमेशा बाद में आता है। तो यानी अगर ये 1 नंबर है और उसमें फॉसिल फ्यूल है और इसमें दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल है, तो इसका नंबर क्या होगा? 2 होगा। और अगर 1 टिक वाले पे 2 नंबर है तो 2 टिक वाला कितने नंबर का होगा? 3 होगा। 1 2 3 सेट हो गए। अब इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब यहां देखो, दीज एडॉप्टेड मेजर्स, इसमें एडॉप्टेड मेजर्स है, तो खोजो क्या एडॉप्टेड मेजर्स या मिलता जुलता कोई शब्द कहीं पर आ रहा है? तो गौर करोगे कि यहां पर एडॉप्टिंग भी आ रहा है और यहां पर मेजर्स भी आ रहा है। एडॉप्टिंग मेजर्स आ रहा है, यहां पर एडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है, मतलब इन दोनों का पेयर बन गया। एडॉप्टिंग मेजर्स और एडॉप्टेड मेजर्स। तो बाद में कौन आएगा? पहले आएगा एडॉप्टिंग मेजर्स, बाद में आएगा दीज एडॉप्टेड मेजर्स। दीज जिसमें रहता है वो हमेशा बाद में आता है। तो अगर ये 3 नंबर है तो ये कितना नंबर हो गया? ये 4 नंबर हो गया। अगर ये 4 नंबर है तो अब इस पर 1 स्टार, इस पर 2 स्टार है, तो 1 स्टार वाला 5 नंबर हो गया और 2 स्टार वाला 6 नंबर हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन आराम से सुलझा सकते हैं। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो जो इसमें बी है वो पहला है, और जो ई है वो दूसरा है, और जो सी है वो तीसरा है, और जो एफ है वो चौथा है, और वो जो ए है वो 5वां है, और जो डी है वो 6ठा है। BECFAD। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्पॉट डायरेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। पहला लाइन कह रहा है, The guests whom we were talking about have come are my brothers-in-law। मुझे बताइए इसमें आपको कहां पर गलती नजर आ रही है, कहां पर ग्रामेटिकल एरर नजर आ रहा है? सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गोल्डन रूल छुपा हुआ है जो मैं आपको अभी लिख कर बताऊंगा। तो दोस्तों यही टाइम है, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों तक पहुंचा दो। कमेंट में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो बोलना चाहो, थैंक यू बोलना चाहो, एक बार बोल दो प्लीज। द गेस्ट whom we were talking about have come are my brothers-in-law। गेस्ट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो लोग आ चुके हैं और हमारे ब्रदर इन लॉ। अब इसमें अगर गलती पकड़ना है तो एक बात तो ध्यान दो कि इस लाइन में काफी लंबा लाइन है, इसमें काफी नाउन है, काफी वर्ब है। जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड लाइन आपको मिलता है तो, और अगर उसमें रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो तो थोड़ा सा फोकस रिलेटिव प्रोनाउन पे जरूर करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन बेस्ड आजकल पूछे जाते हैं। तो अब हमको फैसला करना है यहाँ पर हुम होगा या कुछ और होगा। अब हुम के बारे में हम एक बात जानते हैं कि लिविंग के बगल में हुम आता है, तो लिविंग के बगल में आ रहा है, गेस्ट जो है वो लिविंग है, उसके बगल में हुम आ रहा है। लेकिन लिविंग के बगल में और भी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, जैसे दैट आता है, जैसे हु आता है। तो हमको ये फैसला करना होगा कि इसमें बाकी रिलेटिव प्रोनाउन सही रहेंगे या हुम ही सही रहेगा। और मेनली जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा वो हु, हुम, दैट के बारे में करेगा। तो इसमें हम लोग हु और हुम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को सबसे पहले अगर हु और हुम के बीच में डिसीजन करना है कि एक लाइन में क्या आएगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करना सीखो। और सब्जेक्ट को काउंट करना खुद में एक थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले देखो कि इसमें पहला सब्जेक्ट कौन है। इसमें पहला सब्जेक्ट है द गेस्ट्स, इसको हम लोग S1 बोलेंगे, यानी सब्जेक्ट 1।
क्योंकि दा लगा हुआ है, इसके बाद जो आएगा वो नाउन आएगा, ये नाउन है, वाक्य के शुरू में भी है, सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट कौन है? दूसरा सब्जेक्ट है वी, इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट टू। अब पूछूंगा तीसरा सब्जेक्ट कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोग सीधे बोलेंगे ब्रदर्स इन लॉ, और मैं बोलूंगा खुद को एक थप्पड़ मार लो, ताकि आगे से गलती ना करो। ब्रदर्स इन लॉ सब्जेक्ट नहीं है। ब्रदर्स इन लॉ का मतलब तो वो लास्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट लास्ट में से थोड़े आ सकता है। और दूसरी बात कि यहां तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट की भी बात नहीं है, वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या वो वाक्य का बाकी पार्ट हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट बस दो है, गेस और वी। और अगर वर्ब को ढूंढे तो वर्ब कितने हैं? तो एक वर्ब है वर और टॉकिंग, इन दोनों को एक यूनिट मानना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और टॉकिंग मेन वर्ब है, दोनों मिलकर एक वर्ब यूनिट बनाते हैं, तो ये एक वर्ब है। दूसरा वर्ब कौन है? तो हैव और कम को एक यूनिट मानना, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके एक वर्ब यूनिट बनाते हैं। और अब अगर मैं पूछूं कि तीसरा इसमें क्या वर्ब है, तो बिल्कुल है आर। आर इसमें तीसरा वर्ब है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेले भी आता है तो उसको एक वर्ब माना जाता है। जब मेन वर्ब के साथ आता है तो दोनों मिलकर वर्ब बनाते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब अकेले आता है तब भी एक वर्ब कहलाता है। तो एक्चुअली इस लाइन में जो सब्जेक्ट का संख्या है वो 2 है, और जो वर्ब का संख्या है वो 3। सब्जेक्ट का संख्या 2 है और वर्ब का संख्या 3 है। क्लियर? सब्जेक्ट द गेस्ट है और वी है, वर्ब कितना है? वर्ड टॉकिंग है, हैव कम है, और आर है। तो दोस्तों एक रूल को याद रखना कि किसी भी वाक्य में जब सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या बराबर होता है तो हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन उसमें लगाते हैं उसमें हम whom लगाते हैं। और जब भी सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से कम हो, जैसे यहां पर सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से कम है, वो 2 है, ये 3 है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं वो हम हु लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट की संख्या वर्ब से कम होगी, हमें एक सब्जेक्ट को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर हमें इस सब्जेक्ट को ऐड करना है तो हमको सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा वो सब्जेक्टिव केस का लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव केस का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु होता है। तो याद रखना, हु जो होता है ये एक्चुअली सब्जेक्टिव केस होता है, और जो whom होता है ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या बराबर होता है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस का लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से कम होता है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो सब्जेक्टिव केस में लगाते हैं। तो यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? यहाँ पे सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से कम है, सब्जेक्ट 2 है, वर्ब 3 है, तो यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन तुम लगाओगे वो सब्जेक्टिव केस का लगाओगे, यानी यहाँ पर whom के जगह तुम who लगाओगे, और जो गलती मार्क करोगे वो तुम सेकंड पॉइंट में गलती मार्क करोगे। क्लियर है? इस रूल को ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, गलती ढूंढिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, अंडर द ट्री वॉज सिटिंग द सेंट whom we had seen somewhere। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था वो सेंट जिसे हमने देखा था कहीं। अब दोस्तों जैसे मैंने अभी whom का क्वेश्चन बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसको देखते के साथ बहुत लोग तुरंत प्रेडिक्ट कर देंगे कि whom के जगह who हो, लेकिन ये सही नहीं। तो इसको पता लगाने का तरीका है कि सब्जेक्ट और वर्ब का संख्या ढूंढ लो। अभी मैंने क्या बोला? अगर सब्जेक्ट का संख्या वर्ब के बराबर है तो क्या लगाओगे? whom लगाओगे। सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से कम है तो क्या लगाओगे? who लगाओगे। और तीसरा केस के बारे में भी मत सोचो, जब सब्जेक्ट का संख्या वर्ब से ज्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में देखेंगे। अब यहाँ पर whom होगा कि नहीं, इसको पता करने के लिए पहले सब्जेक्ट ढूंढो। तो एक तो लड़का गलती कर देगा कि अंडर द ट्री को सबसे पहले सब्जेक्ट बोल देगा, बोलेगा सर शुरू में आ रहा है, दा के बाद आ रहा है, ट्री आ रहा है, नाउन है, सब्जेक्ट है। नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, याद रखो ये सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये क्या है सर? ये एक्चुअली एडवर्ब ऑफ पोजीशन कहलाता है। एडवर्ब ऑफ पोजीशन वो होता है जो किसी चीज की, किसी क्रिया की जगह को बताता है। तो एक्चुअली क्रिया है बैठना, और बैठने का काम सेंट कर रहा है। वो जहां बैठ रहा है वो पेड़ के नीचे बैठ रहा है,
तो ये क्रिया को होने की जगह को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो सेंट है। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? तो दूसरा सब्जेक्ट वी है। और समवेयर एल्स ये सब तो सब्जेक्ट है नहीं, हो तो बाद में आ रहा है। और वर्ब कौन है? तो एक वर्ब हो गया वाज सिटिंग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम मिलाकर एक वर्ब मानेंगे। और दूसरा वर्ब कौन है? दूसरा है हैड सीन, इसको भी हम मिला के वर्ब मानेंगे। तो सब्जेक्ट की संख्या भी 2 है, वर्ब की संख्या भी 2 है। तो क्या लगेगा इस रूल के हिसाब से? सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या अगर बराबर है तो क्या लगना चाहिए? हुम लगना चाहिए। और यहां पर हुम पहले से लगा हुआ है, तो इसीलिए ये तो सही है। इसलिए हुम को इसमें हटाने का कोई मसला नहीं है। तो गलती कहीं और है। क्या गलती कहीं और है? एक्चुअली इस लाइन में आप गलती ढूंढते रह जाओगे, लेकिन आपको गलती नहीं मिलेगी। तो ये नो एरर का लाइन है। लेकिन एक लड़का बोलेगा सर हुम को छोड़िए ना, आपको ये बात तो पता है ना कि वाक्य का रचना होता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है तब वर्ब आता है तब ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर जो वर्ब है ये पहले आ रहा है और जो सब्जेक्ट है ये इसके बाद आ रहा है, क्योंकि जो बैठने का काम कर रहा है वो सेंट कर रहा है, ट्री नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट सेंट है और वर्ब वाज सिटिंग है। तो सवाल ये उठता है कि वर्ब पहले कैसे आ गया और सब्जेक्ट बाद में कैसे आ गया? ये तो गलती है। तो ये भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, नो एरर का क्वेश्चन है। और इसको समझने के लिए तुम लोगों को बस एक रूल यहां पर नोट कर लेना होगा, और ये रूल कहलाता है कंप्लीट इन्वर्जन का रूल। कंप्लीट इन्वर्जन का रूल क्या कहता है? इन्वर्जन माने उलटना और कंप्लीट माने पूरी तरीके से। कंप्लीट इन्वर्जन का रूल को मैं सिंपल सिंपल हिंदी में लिख रहा हूं कि जब भी वाक्य के शुरू में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, इस रूल को नोट कर लेना दोस्तों, गोल्डन रूल है। जब भी वाक्य की शुरुआत में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, जब भी वाक्य के शुरुआत में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो क्या लगता है? तो कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। और जब कंप्लीट इन्वर्जन लगता है तो क्या होता है? तो वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, यही रूल है। मतलब अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि whenever an adverb of place comes at the beginning of a sentence, the helping verb and main verb, both the verbs come before the subject. तो दोस्तों मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं कि अंडर द ट्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये वाक्य के शुरू में आ रहा है क्योंकि ये क्रिया होने की जगह को बता रहा है कि ये जो क्रिया हो रही है पेड़ के नीचे हो रही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कुछ भी ऐसे शब्दों का संगम होता है जो किसी चीज की जगह को बताता है, जैसे पेड़ के नीचे, छत के ऊपर, स्कूल के बाहर, घर के अंदर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और जब भी कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस वाक्य के शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और यही कारण से वाज सिटिंग जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने देख लिया वाज सिटिंग का द सेंट के पहले आना भी सही है और यहाँ हुम भी सही है। तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, आप एग्जाम में इसको 5th ऑप्शन मार्क करेंगे। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि फटाफट वो इसका जवाब ढूंढ ले, इसके पहले कि मैं बताऊं। My brother said that he preferred the white shirt than the black one which I usually wore. मेरे ब्रदर ने कहा कि वो प्रेफर किया, वो पसंद किया व्हाइट शर्ट काले शर्ट के मुकाबले में जो जिससे मैंने जनरली पहना। तो इसमें कहां गलती है? तो कुछ लोग यहाँ पर में भी ऐसा सोच सकते हैं कि सर यहाँ वोर नहीं वियर होगा क्योंकि वोर पास्ट टेंस होता है। तो आप बोलेंगे कि इसको वियर यानी प्रेजेंट टेंस कर देते हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर यूजुअली आ रहा है, यूजुअली यानी अक्सर होता है, और जो चीज अक्सर होती है वो चीज प्रेजेंट टेंस में होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, और वो उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। यूजुअली या रेगुलरली अगर डेली सब यूज हो रहा हो तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज, क्योंकि ये आदत को बताए कोई जरूरी नहीं है, पास्ट की आदत को भी बता सकता है कि पहले वो पहनता था तो यूजुअली वो उसने पहना,
इसलिए यहाँ वुड में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पास्ट टेंस सही है, ये भी पास्ट टेंस सही है, ये भी पास्ट टेंस सही है, ये सब गलती नहीं। गलती जो यहाँ पर है वहां पर प्रेफर से रिलेटेड आपको सोचना पड़ेगा। प्रेफर्ड में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रेफर के साथ कब देन का यूज होता है और कब टू का यूज होता है, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देन के जगह टू का यूज होगा। और इस बात को याद रखिएगा कि जब भी प्रेफर के साथ दो नाउन का कंपैरिजन किया जाता है तो प्रेफर के साथ टू आता है। जैसे अगर आप बोलिएगा आई प्रेफर टी टू कॉफी, जब भी प्रेफर के साथ आप दो प्रोनाउन का कंपैरिजन कीजिएगा तो उसमें भी इसके बीच में टू आएगा। जैसे अगर आप बोलिएगा आई प्रेफर हर टू हिम, तो यहां भी बीच में टू आएगा। और याद रखिएगा प्रेफर के साथ जब दो जेरेंड का कंपैरिजन होता है तब भी टू आता है। जैसे आप बोलिएगा ही प्रेफर्स डांसिंग टू रीडिंग, वो नाचना पसंद करता है पढ़ने की अपेक्षा। ये भी एक जेरेंड है, ये भी एक जेरेंड है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन के रूप में आता है उसको जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड का जब कंपैरिजन होता है तो टू आता है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो व्हाइट शर्ट है ये एक नाउन है, और इसका कंपैरिजन दूसरे नाउन द ब्लैक वन से हो रहा है, ये भी एक नाउन है, और इसलिए बीच में टू आना चाहिए, देन के जगह टू आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ वन क्यों लिख दिया है, तो शर्ट के जगह वन लिखा है, ब्लैक शर्ट की जगह ब्लैक वन लिखा है, क्योंकि शर्ट को दो बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या प्रेफर के साथ हमेशा टू ही आता है, क्या प्रेफर के साथ कभी देन नहीं आता है? तो याद रखना कि प्रेफर के साथ देन भी आता है खास केस में, जब तुम प्रेफर के साथ किसी इंफिनिटिव को कंपैरिजन करोगे, इंफिनिटिव को अगर कंपैरिजन करोगे तब एक्चुअली इसके साथ देन आएगा। और इंफिनिटिव के बाद बेयर इंफिनिट, देन के बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, और इस जगह पर देन भी आ सकता है और रादर देन भी आ सकता है। अब दोस्तों क्या मतलब है इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव को देख लेते हैं। जब प्रेफर के साथ आप टू और प्लस V1, यही हुआ इंफिनिटिव। जैसे टू डांस, ये हो गया इंफिनिटिव। और अब जब टू प्लस V1 आ रहा है तो इंफिनिटिव होता है, तो इसके बाद तुम यहां प्रेफर के साथ देन लगाओगे, या तुम अगर चाहो तो रादर देन में भी लगा सकते हो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। और इसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है। और बेयर इंफिनिटिव मतलब होता है टू प्लस V1, लेकिन बेयर इंफिनिटिव मतलब होता है सिर्फ V1। तो यहाँ पे सिर्फ V1 आएगा। जैसे ही प्रेफर टू डांस देन रीड, यहाँ पे टू रीड नहीं होगा, सिर्फ रीड होगा। तो याद रखना देन या रादर देन के बाद कभी भी टू नहीं आता है, सीधे V1 आता है। इसको बेयर इंफिनिटिव बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चूंकि दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे टू होगा। गलती इस सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 14 नंबर। फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देने में ये हो गया है तो मैं स्पेस दे देता हूं। फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर, एज वेल एज, साथ ही साथ, फॉर है यहां पर, फॉर योर वाइफ, साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ के लिए। वी ऑल विश, हम सारे लोग विश करते हैं, दैट यू मे, कि तुम्हें मिल जाए, गेट दैट जॉब, तुम्हें वो जॉब मिल जाए। ऐसे है दोस्तों। तो एक बार इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे फिर से, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है
कि ये 14 नंबर क्वेश्चन है फॉर योर सेक। सेक मतलब होता है तुम्हारी खातिर, एज वेल एज साथ ही साथ, फॉर योर वाइफ तुम्हारी वाइफ की खातिर, वी ऑल विश हम सब विश करते हैं, दैट यू मे गेट दैट जॉब कि तुमको वो जॉब मिल जाए। इसमें गलती जो है ना वो एपोस्ट्रॉफी एस से वो गलती आता है। अब देखो तुम्हारी खातिर और साथ ही साथ एज वेल एज का जब यूज होता है ना तो याद रखना कि एज वेल एज के यूज होने पर एक पैरेललिज्म का थ्योरी अप्लाई होता है। एज वेल एज या THAN देन जब भी यूज हो, अगर एज वेल एज की जगह देन भी रहता तब भी यही रूल अप्लाई होता। एज वेल एज या देन के दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होता है, तो लड़का देखेगा तो बोलेगा सेम स्ट्रक्चर तो है सर, इधर आ रहा है फॉर योर वाइफ, फॉर योर सेक तुम्हारी खातिर, और फॉर योर वाइफ तुम्हारी वाइफ के लिए। तो भाई यहां भी योर है और सेक है, यहां भी योर है और वाइफ है, तो एक स्ट्रक्चर तो है नहीं, एक स्ट्रक्चर नहीं। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट करो, तुम्हारी खातिर माने तुम्हारे बेहतरी के लिए और साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ की बेहतरी के लिए बोलना होगा। आप इसके भी सेक यानी इसकी खातिर और वाइफ के भी खातिर आप चाहते हैं कि उसको वो जॉब मिल जाए। तो यहां पर ये जो खातिर यानी जो सेक है ये छूट रहा है। योर को देख के कंफ्यूज मत होना, यहां ये हुआ तुम्हारी खातिर, ये तो हुआ तुम्हारी वाइफ, लेकिन तुम्हारी वाइफ की खातिर भी तो बोलना है। तो अगर की खातिर बोलना है तो यहां पर इस जगह पर फॉर योर वाइफ को काट के तुमको लिखना पड़ेगा फॉर योर वाइफ, और तब एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना पड़ेगा सेक खातिर, ऐसे करना पड़ेगा फॉर योर वाइफ सेक। लेकिन सेक सेक को दो बार रिपीट नहीं करेंगे एक ही लाइन में, क्योंकि यहां तो सेक आ ही रहा है, तो इस सेक को मत लिखो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दो, तो इसका अपने आप मतलब हो जाएगा वाइफ की खातिर। क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस के अंदर ये काबिलियत होता है कि अपने बाद वाले वर्ड को लगाने की बहुत बार जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टूड कर देता है। तो अगर उधर सेक है तो समझो यहां भी एक सेक आ चुका है जिसको लगाने की जरूरत नहीं। तो एग्जामिनेशन में अगर तुमको ये क्वेश्चन आएगा तो तुमको सिंपल सा इस जगह पर 2 में गलती पकड़ना है। एक्चुअली सेकेंड पार्ट में गलती है, और सेकेंड पार्ट में जो गलती है वो गलती ये है, इतना छोटा सा गलती है कि तुमको बस यहाँ पर वाइफ के बगल में एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, और ये जो सेक है इस सेक को लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। तो अब लाइन हो जाएगा फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, तुम्हारी खातिर और साथ ही साथ तुम्हारी वाइफ की खातिर हम चाहते हैं कि तुम्हें यह नौकरी मिल जाए। दोस्तों ये 15वां सवाल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, खासतौर पे ये तो ऐसे बैंकिंग पैटर्न पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन एसएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो सवाल ऑलमोस्ट एसएससी में आया ही हुआ है कि देयर डज नॉट सी मच डिफरेंस बिटवीन द थ्री ऑफ देम, उन तीनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो इसमें से ज्यादातर जो लड़के हैं वो लड़के क्या करेंगे कि बिटवीन को काट के तुरंत अमंग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि बिटवीन का यूज ये बच्चे जानते हैं, हर स्टूडेंट करीब करीब यहाँ पर जानता है कि बिटवीन का यूज तब होता है जब एक्चुअली नाउन की संख्या 2, और अमंग का यूज तब होता है जब एक्चुअली नाउन की संख्या 2 से ज्यादा हो। चूंकि यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए यहाँ पर बिटवीन की जगह ज्यादातर लोग अमंग को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ये गलती एग्जाम में कर देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नो एरर का क्वेश्चन है और यहाँ बिटवीन का यूज सही है। अब सवाल ये उठता है कि सर जब हम ये जानते हैं कि नन का नाउन का संख्या जब 2 हो तो बिटवीन का यूज होता है, और 2 से ज्यादा हो तो वहां अमंग का यूज होता है, तो यहाँ तो नाउन का संख्या 2 से ज्यादा है, 3 है, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज कैसे हो रहा है? यहाँ भी अमंग का यूज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें एक एक्सेप्शन में ले जा रहा हूँ, बिटवीन का एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखो। मैं बिटवीन के एक्सेप्शन के बारे में बता रहा हूँ जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और बिटवीन का एक्सेप्शन क्या बोलता है
कि बिटवीन को ऐसे तो दो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। इसको दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा नाउन के लिए, दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए। कब? जब दो कंडीशंस between can also be used for more than two objects if these two conditions are satisfied। जब ये जो दो कंडीशंस मैं अभी लिखने वाला हूं, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो जाएं तो बिटवीन को दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है। और पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन वन। कंडीशन वन ये कहता है कि जो भी नाउन का यूज हो रहा है, द नाउन शुड हैव अ रिलेशनशिप। जो भी नाउन को तुम यूज कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट को तुम यूज कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, उनके बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? लाइन से दिखना चाहिए कि उनका आपस में संबंध। तो यहां बोला जा रहा है कि उन तीनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब तुम ऐसा बोलते हो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो तुम क्या बोलते हो? उनके बीच में समानता है, माने संबंध है। तो संबंध तो क्लियर हो रहा है लाइन से। और कंडीशन टू क्या है? कंडीशन टू है कि जो नाउन का संख्या है, जितना नाउन है, दो नाउन है, तीन नाउन है, तीन लोग हैं, दो लोग हैं, तीन पत्थर हैं, चार पत्थर हैं, तीन देश हैं, चार देश हैं, द नंबर ऑफ नाउन should be clearly mentioned। नाउन का जो संख्या है वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, वाक्य में लिखा हुआ होना चाहिए कि नाउन का संख्या कितना है। तो इसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि उनके बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इससे क्लियर हो गया कि उनके बीच एक रिलेशनशिप है इन तीनों लोगों के बीच में। और दूसरा बात, यहाँ पे तीन संख्या एकदम क्लियर दे दिया है, मेंशन कर दिया। अगर ये संख्या नहीं दिया होता तो फिर यहाँ पर मुश्किल होता बिटवीन को लगाना। चूंकि यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अमंग के जगह बिटवीन ही करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर अमंग लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो जो एग्जाम में आया था। देयर, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया था। देयर वाज अ ट्रीटी। ट्रीटी मतलब होता है संधि या एग्रीमेंट। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन होगा, यहाँ पर अमंग नहीं होगा। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द 5 कंट्रीज। उन पांचों देशों के बीच में एक ट्रीटी है, मतलब उन पांचों देशों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कैसे हो रहा है? क्योंकि जब तुम बोल रहे हो पांचों देशों के बीच में एक ट्रीटी है, तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि वहां पर कुछ संबंध है, उन लोगों के बीच में कोई एक रिलेशनशिप है। और दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो रहा है? कि भाई उनका नंबर क्लियर दिया हुआ है कि 5 देश है। तो इस जगह पर बिटवीन का यूज ज्यादा सही माना जाएगा। और यहां पर अगर अमंग को यूज कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डबल फिलर्स को देखिए। डबल फिलर, सिंगल फिलर, ट्रिपल फिलर्स, कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपको पता ही है कि सवाल बैंकिंग एसएससी दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए भरने की कोशिश कीजिए, कमेंट में लिखिए। आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, और आप अगर फिर भी थोड़ा सा भी हमें शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें बड़ा दुख होगा कि भाई बस कुछ ही लोग हैं जो कि हमारा ये देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों यहां पर जो डबल फिलर है, इसको अगर हम लोग फिलअप करें तो 16 नंबर बोलता है ही वॉज डैश नॉट टू डैश डन द एक्सरसाइज हिमसेल्फ। तो यहां पर गौर कीजिए कि ही वॉज डैश नॉट टू डैश डन द एक्सरसाइज हिमसेल्फ। वाज है तो वाज के बाद V3 आएगा, पैसिव का लाइन है, तो V3 तो सब में है। लेकिन यहां पर एक चीज पर, ये पास्ट टेंस अगर यूज हो रहा है तो जो आगे भी बात होनी चाहिए वो पास्ट टेंस की होनी चाहिए। अगर टू बी डन लगाओगे तो ये तो किया जाना है, फ्यूचर की बात हो जाएगा।
टू के बाद बीइंग तो कभी आईएनजी आता नहीं। टू के बाद गेट डन लगाओगे तो गेट डन का मतलब होता है किसी और से करवाना। जैसे आई विल गेट योर कार रिपेयर्ड, तुम्हारी कार को मैं मैकेनिक से किसी और से रिपेयर कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज तो इंसान खुद से करेगा, इसलिए गेट डन भी नहीं होगा। और अगर टू बी डन कर दोगे फिर फ्यूचर की बात हो जाएगी, किया जाना है। तो पास्ट की बात बोलनी है तो तुमको टू हैव डन लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ये सही जवाब। अब तुम बोलोगे सर लेकिन हैव और V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन जब टू के बाद तुम हैव लगाते हो और डन लगाते हो तो ये या V3 कोई भी V3 लगाते हो तो ये एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, ये पास्ट के एक्शन को बताता है, ऐसा किया जा चुका है। टू के बाद आने के बाद जब हैव डन आता है तो पास्ट के एक्शन को बताता है। तो उससे ये सपोज किया गया, मैंने उससे ये माना गया कि वो नहीं किया एक्सरसाइज खुद से, मैंने पास्ट में मुझसे माना गया कि वो पास्ट में एक्सरसाइज खुद से नहीं किया होगा। तो यहाँ टू हैव डन पास्ट की घटना को बता रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, वी आर प्राउड टू से दैट डैश 26% ऑफ आवर टोटल अकाउंट्स आर डैश बाय वुमेन एंड आर सीनियर सिटीजन्स। तो वी आर प्राउड टू से दैट, अब यहाँ 26% ऑफ आवर टोटल अकाउंट्स, तो इसके पहले क्या आएगा? तो इसके पहले या तो नियरली आएगा या तो अराउंड आएगा, क्योंकि करीब करीब के लिए नियरली अराउंड का यूज होता है। अप्रोक्सीमेटली होता तो हम लगा देते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली नहीं है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है करीब करीब, संख्या के पहले आता है अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, लेकिन अप्रोक्सीमेटली है नहीं, तो नियरली या अराउंड। 26% ऑफ टोटल अकाउंट्स आर ऑथराइज्ड या ऑपरेटेड, तो यहां ऑपरेटेड आएगा, क्योंकि ऑपरेटेड बाय वुमेन एंड सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और औरतें जो होती हैं वो बैंक अकाउंट्स को यूज करती हैं, ऑपरेट करती हैं, तो यहां पर आर ऑपरेटेड होगा। ऑथराइज तो होता है किसी को स्वीकृति देना, स्वीकृति देने का काम थोड़े ओल्ड सिटीजन्स करते हैं, स्वीकृति देने का काम ओल्ड सिटीजन्स नहीं करते हैं, ऑपरेट करने का काम ओल्ड सिटीजन्स और महिलाएं करती है, तो फिफ्थ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9 मेंबर्स हैव अबाउट द, एक्चुअली यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, 9 मेंबर्स हैव, यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक से छूट गया है, हैव डैश अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट, और यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक से जो छूट गया। तो जो 9 मेंबर्स हैं वो डिसीजन को डैश तरीके से देखते हैं, परंतु जो 10वां है वो इस डिसीजन को डैश तरीके से देखता है। तो बट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक तरफ अगर पॉजिटिव बात होगी तो दूसरी तरफ नेगेटिव बात होगी। अगर 10 लोग डिसीजन के सहमत में होंगे, अगर 9 लोग डिसीजन के पक्ष में होंगे तो 10वां उसके विपक्ष में, और अगर 9 लोग डिसीजन के विपक्ष में होंगे तो 10वां उसकी सहमति में होगा। तो देखते हैं, यहां पर दिया 9 मेंबर्स हैव रिजोल्यूशन, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन अबाउट द डिसीजन but the 10th one views it critically. 9 members have solution of the decision, solution के साथ about नहीं होता, solution of the decision। तो ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है कि 9 members के पास solution है जबकि 10वां आदमी है जो उसकी आलोचना करता है। तो solution है और आलोचना करता है, और solution के साथ about नहीं, off लगता है। 9 members have consensus, consensus मतलब सहमति, बट द 10th वन व्यूज इज सिमिलरली, उसी की तरह से, माने 9 लोग सहमत हैं और 10वां भी उसी तरह से देखता है, माने वो भी सहमत है, तो बट क्यों लगाए? बट तो तब आता है जब दोनों तरफ ऑपोजिट हो, तो ये दोनों गलत होगी। 9 मेंबर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट कलेक्टिवली, 9 लोग असहमत हैं और 10वां उसको साथ में देखता है, तो साथ में मतलब वो भी असहमत है, तो फिर बट क्यों लगाएगा जब दोनों तरफ लोग असहमत है? तो ये भी गलत होगी। 9 मेंबर्स हैव ग्रीवेंस अबाउट द डिसीजन, उन लोगों को शिकायत है 9 लोगों को, बट द 10th वन व्यूज इट ग्रजिंगली, और 10वां इंसान भी उसको गुस्से से देखता है। जब इन लोगों को भी शिकायत है और वो भी गुस्से से देखता है तो दोनों नेगेटिव है, फिर बट क्यों लगाया? गलत हो। 9 मेंबर्स हैव एग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन, 9 लोग जो है सहमत है, बट द 10th वन व्यूज इट डिफरेंटली, लेकिन जो 10वां है वो उसको अलग तरीके से देखता है, ये बिल्कुल सही है। 9 लोग सहमत है लेकिन 10वां उससे सहमत नहीं, तब बट लगेगा बीच में, फिफ्थ आंसर।
19 देखो, तो हमेशा याद रखना कि फिलर्स में जो सही है वही चुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गलत है वो क्यों गलत है उसको आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर, द डैश ऑफ द डैश कैरीड आउट इन द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड। अब देखो, जब पब्लिश किया जाएगा तो पब्लिश क्या किया जाएगा? पब्लिश रिपोर्ट किया जा सकता है, आर्टिकल भी पब्लिश किया जा सकता है। ड्रॉबैक को कोई पब्लिश थोड़े करेगा, ड्रॉबैक मतलब होता है कमी, कमी को क्या पब्लिश करेगा कोई इंस्टीट्यूट? रिजल्ट्स भी पब्लिश हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी पब्लिश हो सकते हैं। सी हट गया। अब है द रिपोर्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स कैरीड आउट ऑन द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड। जो फाइंडिंग हुआ उसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया। कैरी आउट मतलब होता है किसी चीज को कंडक्ट करना, तो फाइंडिंग तो कंक्लूजन होता है, कंडक्ट या कैरी आउट तो किसी एक्सपेरिमेंट या किसी इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है। फाइंडिंग तो होता है जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो निकलता है, उसको कैरी आउट नहीं किया जाता है। एक्सपेरिमेंट को, इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। द आर्टिकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैरीड आउट द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड, ये हो सकता है आर्टिकल, जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया उस पर आर्टिकल छपा। द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट द इंस्टीट्यूट वर पब्लिश्ड, ये भी हो सकता है जो रिजल्ट्स आया इन्वेस्टिगेशन का उसको पब्लिश किया गया। The observations of the teams carried out the institute were published. जो ऑब्जर्वेशन है टीम्स का उसको पब्लिश किया गया। जब तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो तुम किसी को देख रहे हो, तो देखने को क्या पब्लिश करोगे? उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे तब तो पब्लिश करोगे। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ऑब्जर्वेशन का आर्टिकल को पब्लिश किया गया है तो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट को पब्लिश किया गया। लेकिन एक बात याद रखना, आर्टिकल के साथ ऑफ नहीं आता है, आर्टिकल ऑन समथिंग आता है, आर्टिकल ऑन कोरोना, आर्टिकल ऑफ नहीं। और दूसरी बात की ज्यादातर रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आइए दोस्तों, ये डबल फिलर का क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है मैन नीड्स फूड नॉट डैश फॉर द बॉडी बट फॉर द सोल ऑल्सो, द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज फिजिकल वांट्स डज नॉट इंप्लाई हिज डैश। इंसान को जो खाना चाहिए वो सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं, उसके आत्मा के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा, सिर्फ शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए भी चाहिए। और सिर्फ के लिए या तो मियरली आता है या तो ओनली आता है, तो ये दोनों में से कोई आंसर। सिर्फ के आधार पे हम लोगों ने ये दोनों चुना। अब मियरली मतलब है सिर्फ, ओनली मतलब है सिर्फ, तो इंसान को खाना सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए भी चाहिए। द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज फिजिकल वांट्स, अगर किसी की शारीरिक जरूरतों को संतुष्टि मिल गई, डज नॉट इंप्लाई, इसका मतलब ये नहीं है हिज डैश कि उसका डैश हो गया। हमारी शारीरिक जरूरत है खाना पीना, ये सब की अगर हमें पूर्ति हो गई, हमें उसके लिए संतुष्टि मिल गई, तो इसका इंप्लाई यानी मतलब ये नहीं है कि हमें डैश मिल गया। क्या मिल गया? कंटेंटमेंट या स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत सारे लोग यहाँ गलती से सी को मार्क कर देंगे, क्योंकि बोलेंगे एक तरफ फिजिकल है तो दूसरी तरफ स्पिरिचुअल आएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक होता है। शारीरिक जरूरतों की पूर्ति का मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिकता मिल गई। तो बस इस बात को बोलने की क्या जरूरत है, इसको तो हम लोग जानते हैं कि शारीरिक जरूरतों की पूर्ति का मतलब भगवान का मिलना नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, आत्मा का मिलना नहीं होता। जो बात क्लियर है उस बात को क्यों लिखा जाएगा? एक्चुअली आंसर है 1, कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन के बीच के डिफरेंस को अगर समझ जाओगे तो इस फिलर को भी समझ जाओगे। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, जैसे रोटी, भूख लगी, रोटी खाया, संतुष्टि मिल गई, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर रोटी खाओगे, फिर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। लेकिन कंटेंटमेंट मतलब होता है तृप्ति, मन अधा जाना, यानी कि कोई चीज इतना ज्यादा कर लिए कि अब उसका कुछ मन ही नहीं करने का। जैसे कॉलेज लाइफ में बच्चे लोग इतना ज्यादा उत्पात कर लेते हैं कि बाद में जब मैरिड लाइफ में जाते हैं तो बिल्कुल अलग जिंदगी जीने लगते हैं। बोलते हैं बहुत हो गया भाई दोस्तों के साथ घूमने, अब हम रिस्पॉन्सिबल हो गए, मन आ गया पार्टी करके, मन आ गया है। तो ये एक्चुअली कंटेंटमेंट का मतलब आत्मा की तृप्ति होती है। और यही सही जवाब है कि इंसान को जो खाना मियरली सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं चाहिए, उसके आत्मा के लिए भी चाहिए। और अगर उसके शारीरिक जरूरतों को संतुष्टि मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा भी तृप्त हो गई, राइट, कंटेंटमेंट हो गया। अब ये आपके सामने क्लोज टेस्ट है दोस्तों, इस क्लोज टेस्ट को ध्यान से देखिए।
इस क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए अब जैसे 21 नंबर है तो फटाफट हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। बोलता है द डेट वाज September 5th 2003 और टीचर्स डे एज आई स्टूड बिहाइंड सम यूथ इन अ क्यू आई बिगेन डैश विद देम। वो दिन था September 5th 2003 या टीचर्स डे का, और जैसे ही मैं कुछ यंग लोगों के पीछे खड़ा हुआ है क्यू में, मैंने उनके साथ डैश करना शुरू किया। तो क्या करना शुरू किया? तो अग्रींग माने सहमत होना। क्या यह सहमत होना होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी बातचीत तो शुरू ही हुई, तो सहमति कहां से हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट मैंने बहस करना। क्या बहस करना होगा? अभी बातचीत शुरू नहीं हुई और बहस पता नहीं। इंटरैक्ट हो सकता है बातचीत करना, कन्वर्सिंग भी हो सकता है क्योंकि कन्वर्सेशन से आया बातचीत करना, और क्वेश्चनिंग भी कुछ लोगों को लगेगा कि हो सकता है क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है। लेकिन यहां सही जवाब जो होगा वो आपकी आंखें खोल देगा। सही जवाब होगा कन्वर्सिंग। अब सवाल है कि सर आर्गुमेंट क्यों नहीं हुआ या इंटरैक्ट क्यों नहीं हुआ, बातचीत करना? क्योंकि बॉस यहां पे जो बिगैन है वो वर्ब है, V2 है, और एक वर्ब के बगल में जनरली दूसरा वर्ब नहीं आता है। तो यहां जो शब्द आने वाला है वो जेरंड आने वाला है, यानी नाउन आने वाला है। और जेरंड या नाउन जो होता है वो V4 फॉर्म में होता है, वर्ब का V4 फॉर्म होता है जिसमें ING लगता है। और अगर उसको जेरंड को लगाना है तो इंटरैक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंटरैक्ट में ING नहीं लगा है। इंटरैक्टिंग होता तो हम लगा देते। जेरंड में हमेशा ING आता है और एक वर्ब के बगल में दूसरा वर्ब नहीं, जेरंड आता है। तो यहाँ कन्वर्सिंग होगा कि इसमें ING लगा हुआ है। अब क्वेश्चन होगा सर ING की बात है तो क्वेश्चनिंग क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि क्वेश्चनिंग के बाद कभी विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगर तुम क्वेश्चन को वर्ब के रूप में यूज करते हो तो हम बोलते हैं आई विल क्वेश्चन यू। अगर क्वेश्चन को तुम नाउन के रूप में यूज करते हो तो आई विल पुट अ क्वेश्चन टू यू। यानी वर्ब के रूप में क्वेश्चन के बगल में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, और नाउन के रूप में क्वेश्चन के बगल में टू प्रीपोजिशन आता है, लेकिन क्वेश्चन के बगल में कभी भी विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर सही जवाब कन्वर्सिंग। सडनली इट अकर्ड टू मी दैट दे शुड हैव बीन इन कॉलेज। अचानक मुझे ख्याल आया कि इन लोगों को कॉलेज में होना चाहिए था, जिनके पीछे खड़ा होकर बात कर रहा है टीचर्स डे पे। How it feels you aren't in college attending a celebration? कैसा लग रहा है कि तुम कॉलेज में नहीं हो, सेलिब्रेशन अटेंड नहीं कर रहे हो? I asked, मैंने पूछा। Why should there be a celebration was the reply. सेलिब्रेशन क्यों होना चाहिए, रिप्लाई आया। I refused to give up in the face of their ignorance. मैंने उनकी अज्ञानता के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। And dash, and dash के बाद क्या होगा? तो and continued, और आगे बढ़ा, क्योंकि बात आगे बढ़ी है तो इसमें तो क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटिन्यूड, और मैंने बात को आगे बढ़ाया। तो क्या भैया बात को आगे बढ़ाया? बोला कि डू यू डैश, यहां डैश है, डू यू डैश वाई September 5th इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे। तो डू यू जस्टिफाई, डू यू श्योर, डू यू अवेयर, डू यू आइडेंटिफाई या डू यू नो? कमेंट में बताना। लेकिन यहां पर डू यू नो होगा। क्या तुम जानते हो कि वो September 5th को सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे के रूप में? आपको बोलेगा कि सर डू यू श्योर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर यू श्योर होता है। सर डू यू अवेयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर यू अवेयर होता है। तो सर फिर डू यू नो क्यों होता है, आर यू नो क्यों नहीं होता है? उसका कारण यह है कि नो जो है वो वर्ब है, और वर्ब के पहले क्वेश्चन बनाते समय डू या डज या डिड आता है। डू यू नो, डू यू ईट, डू यू डांस। और जो श्योर है वो एडजेक्टिव है, या जो अवेयर है ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन बनाने के लिए एडजेक्टिव के पहले आर आता है। आर यू हैप्पी, आर यू सैड, आर यू रिच, आर यू पुअर। तो यहाँ पे डू लगा हुआ है तो वर्ब लगाना होगा, इसलिए नो आएगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? Why September 5th is celebrated as Teachers Day? September 5th को टीचर्स डे के रूप में क्यों मनाते हैं? It was dash to see that they had no idea. ये देखना डैश था कि उनको कोई आइडिया ही नहीं था। तो ये देखना कैसे था? सैड, मतलब काफी दुखी वाली बात थी, हो सकता है। डिसहार्टन, दिल टूटा हुआ। गिल्टी, दोषी। वंडरफुल, अद्भुत। और वरीड माने चिंतित। तो कैसा था ये देखना कि उनको ये पता ही नहीं था कि टीचर्स डे क्या है। तो देखो, ये गिल्टी यानी दोषी तो नहीं था, और वंडरफुल यानी अद्भुत बात तो थी नहीं। तो या तो सैड होगा, या तो डिसहार्टेंड होगा, या तो वरीड होगा। लेकिन दोस्तों डिसहार्टेंड और वरीड दोनों में ईडी लगा हुआ है। ये दोनों वर्ब तो है ही, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव भी है। V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, और एडजेक्टिव के रूप में ये दोनों एडजेक्टिव लिविंग के बगल में आता है। जैसे ही इज डिसहार्टेंड, उसका दिल टूटा हुआ है, या ही इज वरीड यानी वो चिंतित है।
इंसान का दिल टूटता है या इंसान चिंतित होता है। लेकिन यहां पर ही नहीं, इट आ रहा है, निर्जीव आ रहा है। तो निर्जीव के साथ तुम डिसहार्टेंड या वरीड नहीं लगा सकते हो। अगर इट इज के साथ, इट वाज के साथ तुमको लगाना होगा तो डिसहार्टेंड की जगह डिसहार्टनिंग करना होगा। डिसहार्टेंड माने दिल टूटा हुआ, जो किसी लिविंग का दिल टूटता है, और डिसहार्टनिंग माने दिल तोड़ने वाला। तो इट इज डिसहार्टनिंग, यह दिल तोड़ने वाली बात थी, या इट इज वरीइंग, यह चिंता पैदा करने वाली बात थी। लेकिन ये दोनों नहीं दिया हुआ है, आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो तुमको यहाँ सैड को चुनना पड़ेगा। इट वाज सैड, ये बहुत दुख की बात थी कि उन लोगों को टीचर्स डे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब आगे क्या बोलता है, उनको टीचर्स डे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब बोलता है हैव यू हर्ड, यहां पर टू नहीं ऑफ होगा, हैव यू हर्ड ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या तुमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। नो, वेल ही वाज अ फेमस फिलोसफर, वो एक महान फिलोसफर थे एंड ग्रेट टीचर, और बहुत बड़े टीचर थे। व्हेन ही लेफ्ट मैसूर, जब उन्होंने मैसूर छोड़ा, इट इज डैश दैट द स्टूडेंट्स themselves pulled the, यहाँ स्टूडेंट्स होगा, themselves pulled the carriage to the station, not the horses। ऐसा इट इज डैश, इट इज या तो सेड लगाओगे या तो सीन लगाओगे, या तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा बोला जाता है, देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने खुद से उनकी बग्घी को स्टेशन तक पहुंचाया। अब यहां पर इज आ रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस आ रहा है। अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो सेड का यूज होगा, क्योंकि आज ये बात कही जाती है। अगर सीन लगाओगे तो यहां पर वाज लगाना पड़ेगा। ऐसा देखा जाता था उस समय, लेकिन कहा भी जाता है, इसलिए इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट ने खुद से उनकी बग्घी को स्टेशन तक पहुंचाया। He was dash as one of the greatest teachers, he was dash as, तो he was acknowledged as। acknowledge मतलब होता है किसी को पहचानना, किसी को स्वीकृति देना, उनको महान टीचर की तरह माना गया। He was presented नहीं होगा, प्रस्तुत किया गया। टीचर को प्रस्तुत करना, कोई हीरो है नहीं कि प्रस्तुत किया जाएगा। वर्शिप भी सही नहीं, टीचर की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए टीचर की। टीचर जो गुरु को पूजा करने वाला सिस्टम है, उसके कारण हम बहुत बार बेवकूफ भी तो बनते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना जरूर। इनवाइटेड, कम से कम सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनवाइटेड, और पूजा तो भाई भगवान की होती है, और इनवाइटेड उनको इनवाइट किया गया, ये भी सही नहीं। तो ही वाज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर होगा, एग्जाम्पल एज नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पर एक्नॉलेज्ड होगा। ही वाज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर, उनको एक महान टीचर माना गया। और महान टीचर मानने के बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं। उनको महान टीचर माना गया, एंड ही डैश ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही वेंट ऑन होगा, गो ऑन, वेंट ऑन मानो चलते चले गए। हेजिटेटेड नहीं होगा, हिचकिचाना नहीं होगा। स्टेड माने ठहरना भी नहीं होगा, ठहर के प्रेसिडेंट नहीं बन गए, या ट्रैवल करके भी प्रेसिडेंट नहीं बने। कोई बोलेगा सर अचीव्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अचीव्ड के बाद ऑन का यूज नहीं होता है। आई अचीव्ड फर्स्ट रैंक होगा, अचीव्ड ऑन नहीं, यहाँ ऑन लग रहा है तो ही वेंट ऑन। ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एट टीचर्स डे, उनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इट वॉज देन आई रियलाइज दैट वी डिक्लेयर हॉलीडेज, तब मैंने ये बात महसूस की, हम लोग छुट्टी तो दे देते हैं, बट डैश टू टेल चिल्ड्रन द रीजन फॉर द हॉलीडे, बट फेल टू टेल चिल्ड्रन, लेकिन असफल हो जाते हैं बच्चों को छुट्टी का कारण बताने में। छुट्टी दे देते हैं लेकिन छुट्टी का कारण हम बच्चों को नहीं बताते, बस घोषणा कर देते हैं कि छुट्टी हो गई, तो हम लोग फेल कर जाते हैं। और उसके बाद द रीजन फॉर द, वी यूजुअली डैश द डे ऑफ। तो अब सवाल है कि यहां क्या होगा, हम जनरली छुट्टी पे चले जाते हैं, डू नॉट मेक एनी एफर्ट एट ऑल टू डैश द चिल्ड्रन as to why the day should be celebrated। तो we usually spend the day off कि take the day off, we usually take the day off, क्योंकि एक फ्रेज होता है take the day off मैंने छुट्टी पे चले जाना है, spend the day off नहीं। we usually take the day off, हम लोग जनरली छुट्टी पे चले जाते हैं, and do not make any effort, और कोई प्रयास नहीं करते हैं जरा भी, to dash to explain children, या explain होगा, हम बच्चों को explain नहीं करते हैं कि दिन को क्यों रिमेंबर या सेलिब्रेट किया जाए। एनलाइटेंड यहाँ पे दिया है, तो एनलाइटेंड मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश जलाना, तो यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं। डिस्कस लगाओगे तो विथ लगेगा, डिस्कस विथ, जो कि वहां दिया हुआ नहीं है। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, उपदेश की भी बात यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर होगा एक्सप्लेन। राइट दोस्तों, ये हमने देख लिया। आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन पेपर, और इतना अच्छा, इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर हम लोग कर रहे हैं।
और अगर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मुझसे सॉल्व कराना है, आप प्लीज उसको थोड़ा सा कमेंट में डाल दें, लिंक डाल दें, कमेंट में डाल दें, एग्जाम का ईयर लिख दें, एग्जाम का टाइप लिख दें, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिख दें। दोस्तों ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट सेक्शन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है कि इसके बड़े बड़े शब्दों को पढ़ो, जैसे रेडिकली, मॉनसून, पैटर्न, रिडक्शन, विंटर, हार्वेस्ट, क्वांटम इंक्रीज, रिस्पायरेटरी डिजीजेस, इन्वायरमेंटल। सिर्फ बड़े बड़े शब्द को पढ़ के देखना कि क्या बोला जा रहा है। रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न, एजुकेशन, विंटर, हार्वेस्ट, quantum increase, respiratory disease, environmental, doomsday scenario reportedly playing out South Asia, United Nations Environment Program report deadly blanket, pollution comprising fearsome cocktail acids, aerosols, particles in Valette region, India struggling, drought implication devastating, further crop failure, amount, life and death question, Indians increase premature deaths, adverse social economic consequences, मॉर्बिडिटीज, प्लेस अनबियरेबल बर्डन, क्रम्बलिंग हेल्थ सिस्टम। तो दोस्तों जब बड़े बड़े शब्दों को पढ़कर स्कैनिंग करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें हेल्थ सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है, तुमको पता चल जाएगा इसमें पॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है, इंडिया के बारे में बोला जा रहा है। ऐसे ही स्कैनिंग कर लेना, ठीक है। अब स्कैनिंग करने के बाद क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन पे जाके कीवर्ड्स याद करना। पहला क्वेश्चन है बोथ ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू, तो याद कर लो एलर्जिक नया वर्ड है। सेकंड बोलता है विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, तो याद कर लो लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन एलर्जिक। अगला क्वेश्चन पर जाओगे तो उसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री, तो याद कर लो टू व्हीलर इंडस्ट्री। फिर चौथा में जाओगे तो याद कर लो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये सब वर्ड हम लोग याद कर लिए। फिर पांचवा क्वेश्चन में जाओगे तो याद कर लो, कुछ भी याद करने को इसमें नहीं है क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंसिंग का क्वेश्चन। तो क्या क्या वर्ड याद किए, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन याद किए, तुम क्या याद किए, तुम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया याद किए, तुम एलर्जिक याद किए, तुम ये सारे वर्ड्स को तुम एलर्जिक याद कर दिए, लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन याद कर लिए, तुम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया याद कर लिए, तुम टू व्हीलर इंडस्ट्री याद कर लिए। जब तुम इन शब्दों को याद कर लोगे तो ये शब्द तुम्हें अब आंसर तक पहुंचाएंगे। अब तुमको क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तीसरे स्टेज में अंडरलाइनिंग टेक्निक से पढ़ना है। मतलब जब भी तुम कोई ऑफलाइन पेपर पे पढ़ रहे हो, अभी ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन में तुम अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन में जब भी पढ़ो अभी फिलहाल, तो उंगली से ऐसे अंडरलाइन करते हो पढ़ो, इससे अपने आप ऑफलाइन में भी स्पीड बढ़ जाएगी। अपनी उंगली को हमेशा लाइन के नीचे चलाते हुए पढ़ो, और याद रखो तुमको इस उंगली को पेज से उठाना नहीं, मतलब एक लाइन खत्म होने के बाद फिर दूसरा लाइन शुरू कर दो और उंगली को पेज पे रखे रहो, इसे उठाओ मत। दूसरी बात, तुमको कहीं रुकना नहीं है, चाहे कोई वर्ड का मीनिंग समझ आए चाहे ना आए। और तीसरी बात, तुमको पीछे नहीं जाना है, यानी रिवर्स नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाओ। तो चलो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। रेडिकली चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स, रिडक्शन इन द विंटर राइस हार्वेस्ट एंड द क्वांटम इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, all parts of the environmental doomsday scenario which is reportedly playing out in South Asia। तो बहुत तेजी के साथ मानसून बदल रहा है, विंटर में जो राइस की खेती होती थी उसमें गिरावट होती जा रही है, और श्वसन संबंधी बीमारियों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। ये सारा इन्वायरमेंटल डूम्सडे माने कयामत के दृश्य को दिखा रहे हैं, और जो बार बार साउथ एशिया में प्ले हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, एक यूएनईपीआर रिपोर्ट के हिसाब से a deadly 3 kilometer deep blanket of pollution comprising a fearsome cocktail of ash, acids, aerosols and other particles has enveloped this region। एक बहुत ही खतरनाक 3 किलोमीटर डीप ब्लैंकेट ऑफ पॉल्यूशन, जिसमें कि समाया हुआ है बहुत ही डरावना मिश्रण, कॉकटेल माने मिश्रण, राख का, एसिड्स का, पार्टिकल्स का, इसने इन्वेलप यानी घेर लिया है इस रीजन को। फॉर इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू कोप विथ अ ड्रॉट, इंडिया जो ऑलरेडी प्रयास कर रहा है कि उसको सूखे से अपने को बचाना है, द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस आर डिवास्टेटिंग, इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एंड फर्दर क्रॉप फेलियर विल अमाउंट टू अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मेनी इंडियंस, और अगर आगे जाके कोई भी क्रॉप फेलियर यानी फसल की बर्बादी होगी तो ये लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे इंडियंस के लिए। द इंक्रीज इन प्रीमेच्योर डेथ्स विल हैव एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, जो वक्त से पहले लोगों का मौत हो रहा है इसका सामाजिक और बहुत ही खराब आर्थिक परिणाम निकल सकता है। And the rise in morbidities will place an unbearable burden on our crumbling health system,
और अगर मॉर्बिडिटीज यानी मरणशीलता बीमारियों में बढ़ोतरी होगी तो उसके कारण एक असहनीय बोझ पड़ेगा हमारे चरमराते हुए हेल्थ सिस्टम पे। एंड देयर इज नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्फ, और हम और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अपने अलावा। बोथ ऑफिशियल एंड कॉर्पोरेट इंडिया हैज ऑलवेज बीन एलर्जिक टू एनी मेंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी। दोनों ऑफिशियल और कॉर्पोरेट इंडिया है वो हमेशा से एलर्जिक यानी दूर भागता रहा है कि क्लीन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल बात नहीं करना है। अब यहाँ पर एलर्जिक वर्ड आ रहा है तो आंसर होगा, क्योंकि एलर्जिक वर्ड मिला था। मोस्ट मैकेनिकल टू व्हीलर्स रोल ऑफ द असेंबली लाइन विदाउट प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ज्यादातर जो टू व्हीलर्स हैं वो असेंबली लाइन से अपनी फैक्ट्री से गाड़ियों को निकाल देते हैं बिना पॉल्यूशन को चेक किए। लिटिल एफर्ट माने ना के बराबर, लिटिल मतलब थोड़ा नहीं होता, लिटिल मतलब ना के बराबर होता है, और लिटिल मतलब थोड़ा होता है। तो लिटिल एफर्ट इज मेड फॉर R&D ऑन सिंपल टेक्नोलॉजीज, ना के बराबर प्रयास किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिंपल टेक्नोलॉजीज के, which could make a vital difference to people's lives and the environment, जो लोगों की जिंदगी और environment में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। However, while there is no denying, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है that South Asia must clean up its act, कि साउथ एशिया को अपने क्लीन अप करना है, अपने बुरे कामों को ठीक करना है। Skeptics might question the timing of the Hayes report, लेकिन जो skeptics हैं यानी जो संशयवादी हैं, जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि हेज रिपोर्ट जो आया है वो ऐसे वक्त पे क्यों आया है। बोल रहा है द क्योटो मीट इन क्लाइमेट चेंज इज जस्ट 2 वीक्स अवे, जो क्योटो मीट होने वाला है जलवायु के परिवर्तन पे वो 2 हफ्ते बाद ही होने वाला है। एंड द स्टेज इज सेट फॉर द यूजुअल बैटल बिटवीन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड द वेस्ट, और स्टेज सेट हो चुका है, एक लड़ाई होने वाली है विकासशील देश और वेस्ट के बीच में। Particularly the US President Mr. Bush has adamantly refused to sign any protocol, खास तौर पे जो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बुश हैं उन्होंने किसी भी प्रोटोकॉल पे किसी भी मसौदे पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, which would mean a change in American consumption level, जिसके कारण अमेरिकन लोगों के कंजम्पशन यानी उपभोग के लेवल में कोई भी परिवर्तन होगा। UN Environment Report will likely find a place in the US arsenal, UN का जो एनवायरमेंट रिपोर्ट है वो संभवतः यूएस के आर्सेनल मतलब शस्त्रागार में, जहां वो शस्त्रों को रखते हैं वहां पर अपनी जगह प्राप्त करेगा, मैंने वहां पर उस रिपोर्ट को वो अपने शस्त्रागार में रख देंगे। एज इट्स प्लान्स एन एक्यूजिंग फिंगर टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, क्योंकि ये एक इल्जाम लगाने वाला उंगली उठाता है इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज के तरफ। Yet the US can hardly deny its own dubious role in the matter of erasing trading quotas, लेकिन यूएस बहुत मुश्किल से ही इनकार कर सकता है कि इसका अपना भी बहुत संदिग्ध रोल है ट्रेडिंग कोटा को इरेज करने में, मतलब जो 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 कार्बन ट्रेडिंग का कोटा है उसको हटाने में इसका भी बहुत ही संदिग्ध रोल है। रिचर कंट्रीज कैन सिंपली बाय अप एक्सेस क्रेडिट्स फ्रॉम पुअरर कंट्रीज, अमीर देश गरीब देशों से एक्सेस क्रेडिट जो माने कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं एंड कंटिन्यू टू पॉल्यूट, और अपना पॉल्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। rather than try to get the better of developing countries, ये एक फ्रेज है better of developing countries, get the better of something, मतलब इसके जगह कि विकासशील देशों को डांटा जाए, उनको फटकारा जाए, who undoubtedly have taken up environmental shortcuts in their bid to catch up with the West। कोई शक की बात नहीं है कि इन विकासशील देशों ने छोटे रास्ते अपनाए क्योंकि ये वेस्ट के साथ मुकाबला करना चाहते थे। The US should take a look at the environmental profligacy which is going on within, लेकिन यूएस को चाहिए कि वो अपने अंदर झांके और देखे कि उसके अंदर भी प्रोफ्लिगेसी यानी फिजूल खर्ची चल रही है। फ्रॉम ओपनिंग अप वर्जिन टेरिटरीज फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, वर्जिन टेरिटरीज यानी अनछुए जो जमीन के टुकड़े थे उनको ऑयल एक्सप्लोरेशन यानी ऑयल के खोज के लिए खोला जा रहा है। टू रिलैक्सिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और साथ ही साथ पीने के पानी के स्टैंडर्ड को भी और कम किया जा रहा है, मतलब और गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। मिस्टर बुशेस पॉलिसीज आर नॉट एग्जैक्टली बेनिफिशियल, मिस्टर बुश की पॉलिसी किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, नॉट इवन टू अमेरिकाज इंटरेस्ट, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए भी नहीं है। वी रियलाइज दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग सब इस समस्या में एक साथ हैं। एंड दैट पॉल्यूशन एनीवेयर शुड बी अ ग्लोबल कंसर्न, और पॉल्यूशन कहीं भी हो ये पूरी दुनिया की चिंता है। अदरवाइज देयर ओनली बी मोर टनल्स एट द एंड ऑफ टनल, और हम ऐसा नहीं मानेंगे तो एक सुरंग के बाद दूसरी सुरंग खुलती चली जाएगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अगर देखोगे, बोथ ऑफिशियल कॉर्पोरेट इंडिया इज एलर्जिक टू, तो एलर्जिक टू किससे है, वहां पे जॉब है तुमको पता चलेगा मेंशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, कोई भी साफ सफाई क्लीन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं करता है।
सेकेंड क्वेश्चन, विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज एन लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन, तो वहां पे जाओगे, क्रॉप की बात दी गई है कि फेलियर जो क्रॉप हो रहा है वो लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन है, तो तुम फटाक से इसको टिक लगा सकते हो। अब दोस्तों अगर थर्ड क्वेश्चन में जाओगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टू व्हीलर इंडस्ट्री इज नॉट एडिक्वेटली कंसर्न अबाउट, यहां भी पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है। जहां टू व्हीलर इंडस्ट्री तुमको मिलेगा वहीं पे देखोगे कि ये लोग पॉल्यूशन कंट्रोल से दूर भागते हैं, एलर्जिक हैं। और फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में क्या हो रहा है, तो शुरू में ही पहला फ्रेज ही है रेडिकली चेंजिंग मानसून पैटर्न, तेजी से मानसून में चेंज होता जा रहा है, यही आंसर होगा फिफ्थ। और अगर लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मस्ट वी रियलाइज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये एक इन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन है, और इन्फ्रेंसिंग का क्वेश्चन का जवाब लास्ट पैराग्राफ में जनरली मिलता है, और लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, हम सब लोग इसमें एक साथ हैं, और अगर हम लोग ये रियलाइज नहीं करेंगे तो देयर विल मोर टनल्स एट द एंड ऑफ द टनल, एक सुरंग के बाद दूसरी सुरंग, तो इसका मतलब इसका आंसर सी होगा, ऑल कंट्रीज मस्ट ज्वाइन हैंड्स इन फाइटिंग पॉल्यूशन, हम सब लोग इसमें एक साथ हैं, हम सब लोगों को एक साथ आना है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी तरह के और वीडियोस की डिमांड करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इतनी देर तक बोलते रहना, आपके लिए इतने क्वेश्चन सेट करना और इतने सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करना आप लोगों के लिए तभी पॉसिबल है जब आप लोग हमें इनकरेज करेंगे। एक एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखेगा वो प्लीज इसमें कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मेरा नाम अमित चौधरी था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वर्ड मीनिंग या फिर हम लोग ग्रामर के रूल्स या फिर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे या फिर इंटरव्यू जीडी स्किल्स के बारे में बात करें। मिलते हैं दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।